वीडियो के अंदर हम आपको कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का अध्याय नंबर 15वां हमारा पर्यावरण पूरा का पूरा पाठ आपको समझाएंगे और इस ढंग से आपको समझाएंगे कि पूरा का पूरा पाठ आपके दिमाग में छप जाएगा। इस बात की गारंटी मैं आपसे लेता हूं, बस आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। एक वादा आप मुझसे कीजिए और एक वादा मैं आपसे करता हूं। आपको ये वादा करना है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए, और एक वादा मैं आपसे करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद ये पूरा का पूरा पाठ आपके दिमाग में छप जाएगा। और साथ में एक और मैं आपसे वादा करता हूं कि आधा नंबर भी आपका इस पार्ट में नहीं कटने देंगे हम। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना है। एक एक टॉपिक मैंने इसमें कवर किए हैं। तो देखें सबसे पहले हम इस वीडियो को किस तरीके से हमें देखना है। तो देखें आपको इस वीडियो को किस तरीके से देखना है। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को इस तरीके से देखना है कि सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा केवल, ठीक है ना, केवल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वाइट पेपर पर। ठीक है, इस वाइट पेपर पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा पार्ट अच्छे से, एक एक टॉपिक को केवल समझाऊंगा। तो आपको केवल समझने पर ध्यान देना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। इस फेम में रटना नहीं है, केवल अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देना है। सेकंड, आपको मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा विथ नोट्स, ठीक है ना, नोट्स के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस पार्ट को। तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, उस नोट्स को आप बना भी पाएंगे। तो फिर आपको थोड़ा सा याद करते हुए ध्यान देना है। जो इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट होगा उसको मैं 2-3 बार दोहरा भी दूंगा यहाँ पे। तो आपको ये पूरा का पूरा पार्ट पक्का याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देना है, फिर हम मेमोराइज कराएंगे आपको इस पार्ट को, ठीक है। और आपको नोट्स भी दे देंगे ताकि आप रिवीजन कर सके इजीली। बाकी आप इस वीडियो को 2 से 3 बार तो आपको मिनिमम देखना चाहिए। आपके दिमाग में छप जाएगा, छप यानी एक लाइन आपके दिमाग में छप जाएगी अगर आपने 2-3 बार देख लिया तो। एक ही वीडियो में हम 2 बार कवर कर रहे हैं वैसे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए आप, हमारी पार्ट का क्या नाम है, हमारा पर्यावरण, ठीक है। इस पार्ट का क्या नाम है, हमारा पर्यावरण। तो सबसे पहले हम पार्ट का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, हमारा पर्यावरण। तो देखें आप, हमारा पर्यावरण पार्ट का नाम है। सबसे पहले आपको इस पार्ट का नाम का मतलब समझना चाहिए। तो हमारा अर्थ तो आपको पता है कि हमारे बारे में बात कर रहा है, मनुष्यों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। पर्यावरण का अर्थ भी आप सबको पता होना चाहिए, वैसे आप सबको पता होगा, पर फिर भी हम इसको बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं। तो आपको पर्यावरण का मतलब भी बता देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप, पर्यावरण किसे कहते हैं। तो ये वैसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, पर फिर भी आपको मतलब पता होना चाहिए। तो पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, ठीक है ना, परि प्लस आवरण। ये आपको याद रखना है। परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर। परि का अर्थ होता है चारों ओर, ठीक है। परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर। आगे देखें, आवरण, आवरण का अर्थ क्या होता है, गिरा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चारों ओर से गिरा हुआ, ठीक है ना। तो आवरण का अर्थ क्या हो गया, गिरा हुआ, और परि का अर्थ हो गया चारों ओर। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो परि जो शब्द है ना, ये शब्द संस्कृत भाषा के उपसर्ग से लिया गया है, ठीक है ना। तो संस्कृत भाषा का एक उपसर्ग है ये। क्या है ये, संस्कृत भाषा का उपसर्ग। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उपसर्ग। देखें आप, उपसर्ग है ये संस्कृत भाषा का। उपसर्ग किसे कहते हैं आप सबको पता होगा, वह शब्द जो किसी मूल शब्द के शुरू में जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होता है, तो ये भी आपको पता होगा, जो किसी मूल शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं, ठीक है, अंत में जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं मूल शब्द में, तो उसको उपसर्ग कहते हैं। उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको आपके प्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना। जो शुरू में जुड़ते हैं उसको तो उपसर्ग कहते हैं, और जो अंत में जुड़ते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। ये आप सबको पता होगा बेसिक चीज़। और पर्यावरण का मतलब मैंने आपको बता दिया, परि प्लस आवरण। आपको थोड़ा सा परिभाषा बता देता हूँ मैं, बाकी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, अभी आपको केवल समझना है। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, जो हमने अभी बात करी, ठीक है। परि का अर्थ आप सबको बता दिया मैंने कि चारों ओर, और आवरण का अर्थ क्या होता है, गिरा हुआ, यानी चारों ओर से गिरा हुआ। अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या बन जाएगा यहाँ पे, कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ ये बन जाएगा कि चारों ओर से गिरा हुआ, ठीक है ना, चारों ओर से गिरा हुआ, इस तरीके से बन जाएगा, चारों ओर से गिरा हुआ, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि नदियाँ होती है, ठीक है ना, पहाड़ होते हैं, तालाब होते हैं, मैदान होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वायु, वन, मिट्टी आदि, ये सब क्या है, पर्यावरण के घटक हैं, ठीक है। पर्यावरण में ये सब आते हैं, ठीक है, जीव जंतु, वायु, वन, मिट्टी, नदी, पहाड़, तालाब, मैदान, जो भी आपके चारों आसपास जो भी आपको दिखता है चारों ओर जो भी गिरा हुआ है, ठीक है, वो सब पर्यावरण के अंदर आता है। तो ये आपको पर्यावरण का बेसिक मतलब समझ में आ गया होगा। और ये भी आपको पता चल गया कि पर्यावरण शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण से, ठीक है ना। अब आगे हम समझते हैं। अब देखें आप, पर्यावरण में हमारे द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ। अगला टॉपिक है अवशिष्ट पदार्थ। तो अवशिष्ट पदार्थ के बारे में आपको समझना है। आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएंगे, पर एक बार आप इसको समझ लें छोटे से टॉपिक्स को, ताकि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में आसानी रहेगी और आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे एग्जाम के अंदर भी, और आप भूलेंगे नहीं। तो अवशिष्ट पदार्थ, ठीक है। अवशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप सबको पता है, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो
कचरा, समझ लो कचरा होता है, ठीक है ना, जो अवशिष्ट है, खराब है, जिसका उपयोग नहीं होता है, ठीक है, तो अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं हम। जैसे आपको पता है कि जैसे चाय बनाने के लिए चाय पत्ती का उपयोग करते हैं और फिर चाय बन जाती है, तो उसमें जो चाय पत्ती बच जाती है, अब उसका कोई उपयोग नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। तो अपशिष्ट पदार्थ का मतलब आपको पता चल गया। अब देखें, आपको इसमें 2 पॉइंट को आपको याद रखना है, एक तो जैव निम्नीकरणीय और एक अजैव निम्नीकरणीय, ठीक है ना। एक तो जैव निम्नीकरणीय आपको याद रखना है, ठीक है ना, निम्नीकरणीय, एक तो जैव निम्नीकरणीय और एक अजैव निम्नीकरणीय, ठीक है। तो ये आपको दोनों शब्द को याद रखना है, और इन दोनों में अंतर भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं और अजैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं। तो आपको इसका मतलब भी समझना है अच्छे से। मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। अभी आपको नाम थोड़ा कठिन लग रहा होगा, जैव निम्नीकरणीय क्या है, अजैव निम्नीकरणीय क्या है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल कहते हैं और इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया, बाकी आप देखें इसका अर्थ मैं आपको समझाऊंगा तो आपको पूरा पक्का याद हो जाएगा। तो देखें आप, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जैव निम्नीकरणीय, ठीक है, वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, या फिर अपघटित हो जाते हैं। नष्ट शब्द गलत है, अपघटित, ठीक है। नष्ट यानी तो पूरा समाप्त हो गया, अपघटित यानी मिल जाते हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जो अपघटित हो जाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। और अजैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं, उसको अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, इजी सा एग्जांपल आपको बताता हूँ जिससे आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखें आप एग्जांपल कि जैसे एक मृत जानवर है, ठीक है, या फिर मृत कोई शरीर है, ठीक है, अगर हम उसको मिट्टी के अंदर डाल दें, ठीक है, अगर हमने उसको मिट्टी के अंदर दफना दिया, तो आप देखें उसको जब आप 20 साल बाद जब आप उसको निकालेंगे, तो क्या आपको वापस वो मिलेगा, क्या वो हड्डी के टुकड़े मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, वो उसके अंदर घुल चुके होंगे, ठीक है ना, वो शरीर में जो मांस होगा वो छोटे छोटे कीट उसको खा चुके होंगे, हड्डी को भी कीड़े लग गए होंगे, उसको भी खा गए होंगे, ठीक है ना, 20-50 साल बाद। तो ये सब क्या हो गया होगा, नष्ट हो गया होगा। तो इसको क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय, समझ गए। यानी प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा देखो ऐसे अपशिष्ट पदार्थ या फिर ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, अपघटित हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। हम नष्ट थोड़ी हुए, वो नष्ट नहीं हुए, कोई जानवर खा गया, मिट्टी में मिल गए, ठीक है ना, अंदर घुल गए तो अपघटित हो गए, ठीक है। तो नष्ट यहाँ पे शब्द गलत है, अपघटित, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने कोई कागज़ लिया और उस कागज़ को आज आप मिट्टी में डाल दो और फिर 20-50 साल बाद उसको निकालोगे आप, तो कागज़ बचेगा ही नहीं, वो अपघटित हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो इसको जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। अजैव निम्नीकरणीय आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे पदार्थ जो सरलता से आपके अपघटित नहीं होते हैं, ठीक है, विघटित नहीं होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जैव अजैव निम्नीकरणीय कहेंगे, ठीक है। अजैव निम्नीकरणीय में आप उदाहरण देख सकते हैं, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, आपके एल्यूमिनियम हो गया, थैलियाँ, टिन, ये सब जो है इनको अगर अपन मिट्टी के अंदर डाल दें, ठीक है, उसके बाद 20-50 साल बाद भी आप इसको निकालेंगे तो आपको सोना, जैसे आपको समझो लोहा है, वो लोहा वैसा का वैसा मिल जाएगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं आया होगा। प्लास्टिक भी आपको वैसा का वैसा मिल जाएगा, टिन मिल जाएगा, आपको थैलियाँ मिल जाएगी वैसी की वैसी, ठीक है ना। यानी वो उसका जो विघटन है वो हुआ ही नहीं, ठीक है। ऐसा कचरा, ऐसा पदार्थ, ऐसा अपशिष्ट पदार्थ जिसका प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटन नहीं होता है, उसको अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा दोनों में अंतर, ठीक है। तो अजैव निम्नीकरणीय भी आपको समझ में आ गया और अजैव निम्नीकरणीय भी आपको समझ में आ गया। जैव निम्नीकरणीय के उदाहरण आप देख सकते हैं, कागज हो गया, सूती वस्त्र हो गया, ठीक है, आपके ऊनी वस्त्र हो गए, तो ये सब आपके जैव निम्नीकरणीय में आ सकता है। अजैव निम्नीकरणीय में आपके प्लास्टिक, थैलियाँ, टिन, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक और चीज़ हम आपको बताते हैं, एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है, वो हम आपको बताते हैं, आपकी किताब में नहीं है पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, मैं इधर लिख के आपको बता देता हूँ, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, ठीक है। यानी आप देखें कि जो प्रशांत महासागरीय है, ठीक है, प्रशांत महासागर के अंदर कितना ज़्यादा प्लास्टिक पड़ा हुआ है, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते इतना ज़्यादा, ठीक है। प्लास्टिक क्या है, मैंने आपको बताया अजैव निम्नीकरणीय है, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी ऐसा जिसको प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटन नहीं होता है। और वो प्लास्टिक आपको पता है बार बार नया नया बनता है, ठीक है ना, उसका जो खराब प्लास्टिक होता है उसको फेंक देते हैं और बार बार बनता है। तो आप सोचें कि जो प्रशांत महासागर में उसमें कितना प्लास्टिक होगा। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, वो आंकड़ा आप बताना है आपको, 1.8 ट्रिलियन, कितना, 1.8 ट्रिलियन, ट्रिलियन की स्पेलिंग में लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप देख लेना, 1.8 ट्रिलियन,
ठीक है ना। तो 1.8 ट्रिलियन प्लास्टिक के पीसेस मिले हैं। जो प्लास्टिक के छोटे छोटे पीसेस होते हैं तो 1.8 ट्रिलियन है। कितने हैं? 1.8 ट्रिलियन। ट्रिलियन कितना होता है आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, इतना ज़्यादा होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप सबको पता है कि सबसे बड़ी अपने एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना। आप देखें जब इस प्लास्टिक को जब हम लेंगे छोटे छोटे, ठीक है, इनको जब हम ऐसे खड़ा करेंगे ना पहाड़ के रूप में, तो आप देखें माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी पहाड़ उसकी बन जाएगी। इतना ज़्यादा होता है। 1.8 ट्रिलियन प्लास्टिक के आपके मिलेंगे पीसेज, ठीक है। तो आपको ट्रिलियन का मतलब क्या होता है, यानी टोटल अमाउंट आपको बताना है, ठीक है। आपके लिए टास्क है, कमेंट के अंदर आपको बताना है ट्रिलियन का मतलब क्या होता है। मेरे को पता है बहुत से बच्चों को पता होगा, और जिसको नहीं पता है वो कमेंट देख लेना। अगर आप कोई भी नहीं बता पाता है तो आप लिख देना हमें नहीं पता है, तो मैं आपको कमेंट के अंदर जवाब दे दूंगा, ठीक है। ट्रिलियन का मतलब क्या होता है। तो 1.8 ट्रिलियन है प्लास्टिक के, ठीक है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, तो उस फोटो को आप देखें तो आपको पता चलेगा। तो ये देखें आप, ये प्रशांत महासागर के अंदर इतना सारा प्लास्टिक कचरा है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, इतना सारा। आपको ये चित्र दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो देखें आप, इतना ज़्यादा कचरा है, ठीक है, इतना ज़्यादा। तो देखो कितनी गंभीर समस्या है ये। तो कितनी गंभीर समस्या है, ठीक है। अजैव निम्नीकरणीय के अंदर जो प्लास्टिक है, अब देखो एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ जो इससे आपको और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप। जैसे जो गाय होती है, ठीक है, वो गायें जब मर जाती है तो उस पर जो एनिमल डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं वो उसके पेट को चीर के देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा प्लास्टिक निकलता है, प्लास्टिक की थैलियाँ ये निकलती है। तो कितना हानिकारक है उस गाय के लिए, उसकी जान चली जाती है, ठीक है ना। तो कितना ज़्यादा ये इसका असर पड़ता है। तो इस पर हम कभी और अच्छे से बताएंगे आपको, पर ये बहुत ही गलत है। तो इससे प्लास्टिक का कम से कम हमें उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी आप देखें, इसको कभी भी एक्सट्रीम में ना लें, है ना। एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, किसी भी चीज़ को आप एक्सट्रीम में ना लें कि प्लास्टिक से इतनी हानि हो रही है मतलब हम कोई भी प्लास्टिक का बिल्कुल उपयोग ही ना करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों का आपको तालमेल रखना पड़ेगा, आपको बैलेंस लेना है। क्योंकि देखो आप, जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, ठीक है, तो मैं किसी भी बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मार्कर चाहिए। और मार्कर भी किससे बना होता है? प्लास्टिक से बना होता है, ठीक है ना। पर वो वाला प्लास्टिक क्या है, काम में आ रहा है। ये 2-3 साल तक वो प्लास्टिक चलेगा, क्योंकि उसके अंदर इंक भरते रहेंगे और वो यूज़ आता रहेगा, तो 2-3 साल तक यूज़ आएगा। तो वो प्लास्टिक काम का है। तो ऐसे ही प्लास्टिक भी काम के होते हैं, कुछ प्लास्टिक काम के नहीं होते, पर कम से कम हमें उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा आजकल थैलियाँ प्लास्टिक की बंद हो रही है, बिल्कुल बंद कर दी गई है, ठीक है ना। उसकी जगह कागज़ की थैलियों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही है। आगे चलते हैं हम। अगला टॉपिक है, आपको देखना है पारितंत्र, ठीक है। अगला टॉपिक आपकी किताब में दे रखा है पारितंत्र। तो देखिए आप, पारितंत्र किसे कहते हैं। तो पारितंत्र से आपको देखो, जैसे आपने पर्यावरण पढ़ा, ठीक है, पर्यावरण जो हमारे चारों ओर जो भी आवरण है वो पर्यावरण है, ठीक है। अब पारितंत्र को इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। तो इकोसिस्टम जो है वो क्या है? तो आप देखें, इकोसिस्टम मतलब जैसे प्रकृति में जो अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं, ठीक है, प्रकृति में अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। उन जीवों के, वो जो जीव है, ठीक है ना, वो एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। प्रकृति में अलग अलग प्रकार के जीव हैं, वो सब एक दूसरे पर निर्भर है, और साथ में वो क्या, भौतिक पर्यावरण पर भी निर्भर होते हैं। भौतिक पर्यावरण जैसे वायु हो गया, ठीक है, आप वायु पर भी निर्भर हो ना, आप मतलब ऑक्सीजन लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे, ठीक है, आपको पानी चाहिए, सूर्य की ऊर्जा चाहिए, तो ये सब भी आपको चाहिए। तो आप भौतिक पर्यावरण पर भी निर्भर हो और साथ में एक दूसरे मानव पर भी निर्भर हो। कोई जानवरों को खाता है, ठीक है, मांसाहारी होता है तो वो जानवरों को खा रहा है, तो वो एक दूसरे पर भी निर्भर है, ठीक है ना। और अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। तो ये जब आपस में अन्योन क्रियाएं करते हैं, ठीक है, आपस में जो क्रियाएं करते हैं उसे पारितंत्र कहते हैं। तो देखिए, पारितंत्र और पर्यावरण आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं आपको एक और बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे समझिए पूरी पृथ्वी है, ठीक है, इसमें जो भी है, नदी मैंने आपको बताया, वायु, वन, मिट्टी, जो उसके पर्यावरण के अपघटक थे, तालाब, मैदान, ठीक है, नदी, पहाड़, तो वो सब पर्यावरण के पदार्थ है और ये पूरा पर्यावरण है, ठीक है ना। इसमें जो छोटा सा ये भाग है, समझे, ये छोटा सा भाग है, इसके अंदर अलग ही सिस्टम चल रहा होगा, तो वो पारितंत्र है, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं कि जंगल, अब जंगल का पारितंत्र बिल्कुल अलग होगा ना, इकोसिस्टम। जंगल में क्या इकोसिस्टम होगा, कोई छोटा जानवर बड़े जानवर को खाता होगा, ये वाला सिस्टम चल रहा होगा जंगल में, ठीक है। और जो मतलब कुछ ऐसे जानवर होंगे वो घास फूस खाते होंगे और उन जानवर को दूसरे जानवर खाते होंगे, तो उधर कुछ और ही इकोसिस्टम चल रहा है। और अगर आप इसी में गाँव में जाएंगे तो वहाँ पे फसलों का अलग ही इकोसिस्टम चल रहा है, और अगर आप शहरों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे अलग इकोसिस्टम चल रहा है। तो हर जगह इकोसिस्टम अलग चल रहा है। आपके आपके जो इलाका होगा, ठीक है, उधर इकोसिस्टम अलग होगा, और आप दूसरे राज्य, दूसरे शहरों में देखेंगे तो वहाँ पे इकोसिस्टम बिल्कुल अलग होगा।
तो पारितंत्र सब जगह अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। और पर्यावरण जो सब ये सारे पारितंत्र मिलकर पर्यावरण बनाते हैं, ठीक है। इतना सा आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम आपको एक और चीज़ बताते हैं। पारितंत्र की परिभाषा तो आप लिख ही लेंगे जब मैं आपको बताऊंगा नोट्स। बाकी आप देखिए पारितंत्र जो है उसको दो प्रकार में बांटा जाता है, ठीक है। इसके प्रकार भी आपको पता होने चाहिए। तो दो प्रकार के पारितंत्र होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है, देखें, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम, ठीक है ना, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो देखें आप, प्राकृतिक पारितंत्र किसे कहते हैं? वे पारितंत्र जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं उसको पारितंत्र मतलब प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। और जो मनुष्य निर्माण करता है, ठीक है, जो प्रकृति निर्माण नहीं करती, मानव अपने हाथों से बनाता है, उसको कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो प्रकृति बनाती है वो प्राकृतिक पारितंत्र और जो मानव बनाता है उसको कृत्रिम पारितंत्र। अब उदाहरण देखें तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे प्राकृतिक पारितंत्र में क्या आएगा? जंगल हो गया, ठीक है। जंगल क्या मानव ने थोड़ी बनाया, ये तो प्रकृति खुद ब खुद बना देती है। घास के मैदान हो गए, ठीक है, झीलें हो गई, कुछ नदियाँ हो गई, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। तो वहाँ पे जो भी इकोसिस्टम चलेगा, वहाँ पे जो भी पारितंत्र चल रहा है, ठीक है, तो वो प्राकृतिक पारितंत्र हो गया, ठीक है। और कृत्रिम पारितंत्र क्या हो जाएगा? जैसे बांध बनाया, मानव ने बनाया ना बांध, वो प्रकृति ने थोड़ी बनाया। गार्डन हो गया, गार्डन भी मानव ने खुद बनाया, ठीक है। फसल क्षेत्र हो गए, वो भी मानव ने बनाया। तो ये सब क्या है? कृत्रिम पारितंत्र। यहाँ पे जो भी इकोसिस्टम चलेगा वो कृत्रिम पारितंत्र के हिसाब से चलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे अभी आप लिखने पर ज़्यादा ध्यान मत देना। अगर आप लिख रहे हैं तो अभी रुक जाएं, आप लिखें नहीं, क्योंकि मैं आपको पूरे नोट्स आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ से इजीली लिख लेंगे। अब देखें आप, जीवन निर्वहन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण आपको करना है, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है, जीवन निर्वहन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। अगला टॉपिक ये है जीवों का वर्गीकरण। तो ऐसे आपसे पूछ सकता है, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है ये। और अच्छे से, वैसे तो पूरा ही हम आपको ईजी एक्सप्लेन कर रहे हैं और फिर आपको नोट्स में भी बता देंगे एक बार, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2 से 3 बार बस आप वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मोबाइल के अंदर लिखना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आपको इस वीडियो को पहुँचाना है। तो देखें आप, जीवों का वर्गीकरण, इसको आपको 3 भागों में बांटना होगा, ठीक है। तो पहला भाग तो इसमें हो जाएगा उत्पादक, ठीक है, याद रखना है आपको। पहला उत्पादक, अभी मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा। उत्पादक। दूसरा हो जाएगा आपके उपभोक्ता, ठीक है ना, उपभोक्ता हो जाएगा दूसरा। और तीसरा आपके हो जाएगा जैव अपघटक, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके जैव अपघटक, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब इसको पॉइंट को आप समझो। जीवों का वर्गीकरण हम कर रहे हैं, तो उत्पादक, उत्पादक में क्या आएगा? पेड़ पौधे, ठीक है। इसमें आपको पेड़ पौधे आ जाएगा। पर पेड़ पौधों में भी आपको एक और चीज़ मैं बताऊंगा जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी होगी और आपने 6ठी कक्षा में भी पढ़ा होगा। पेड़ पौधे, ठीक है। हरे पेड़ पौधे, आपको ये याद रखना है, हरे पेड़ पौधे। हरे क्यों लिखा आप बताओ आप? क्योंकि आप सबको पता है जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हरा, जो उसमें पत्तियों के अंदर हरा जो चीज़ होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? ठीक है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जिससे वो सूर्य की ऊर्जा से अपना भोजन बना पाते हैं, ठीक है। और कुछ प्रकार के आपको इसमें जीवाणु भी याद रखना है, ठीक है। कुछ प्रकार के इसमें जीवाणु होते हैं, वो क्या होते हैं? वो स्वपोषी होते हैं। वो क्या होते हैं? स्वपोषी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्वपोषी, ठीक है। वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। हरे पेड़ पौधे और जीवाणु क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद से वो अपना भोजन बनाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? उत्पादक। उसको कहते हैं उत्पादक। मैं इसको हटा रहा हूँ तो आप देख लें, उसको क्या कहते हैं? उत्पादक, ठीक है ना। पेड़ पौधे और जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। यानी वो उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, तो उसको तो उत्पादक कहते हैं। तो सबसे पहला उत्पादक आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे आराम से, ठीक है। हरे पेड़ पौधे और जीवाणु जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। वो उत्पादक कहलाते हैं। तो उत्पादक में आ गया। अब देखें आप उपभोक्ता। उपभोक्ता को आपको 4 भागों में बांटना होगा, ठीक है ना। उपभोक्ता को आपको 4 भागों में बांटना होगा। एक तो हो जाएगा शाकाहारी, दूसरा हो जाएगा मांसाहारी, तीसरा हो जाएगा सर्वाहारी, चौथा हो जाएगा परजीवी, ठीक है ना। अब देखें आप, शाकाहारी जो होता है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ पर आपको समझना है। शाकाहारी जो होता है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन ना लें आप। शाकाहारी वह होते हैं जो उत्पादकों को खाते हैं, ठीक है। उत्पादक कौन थे? हरे पेड़ पौधे और जीवाणु थे, ठीक है। जीवाणु को छोड़ दें आप, हरे हरे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको खाते हैं, ठीक है। केवल आपके पादपों को खाते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं,
ठीक है, किसी भी जीव जंतु को खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं। अब मांसाहारी में भी आपको दो चीज़ें याद रखनी है, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, अब देखें आप द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता क्या होता है, तो इसको भी आप इजीली समझें। तो देखें आप, सबसे प्रथम उपभोक्ता कौन हो गया? प्रथम देखो, सबसे पहले तो पेड़ पौधे ने अपना भोजन स्वयं बना लिया। ठीक है, पेड़ पौधे थे वो उत्पादक थे, उन्होंने अपना भोजन स्वयं बना लिया। उस पेड़ पौधे को कौन खा जाता है? हिरण खा जाती है ना। वो क्या होती है? शाकाहारी होती है हिरण। तो वो प्रथम उपभोक्ता है। हिरण क्या है? प्रथम उपभोक्ता। वो सबसे पहले उपभोग कर रही है। ठीक है, किसी भी चीज़ को खा रही है। उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बना रहा है, ठीक है, वो अपना भोजन बना रहा है, वो उत्पादक है, वो उत्पाद कर रहा है, और उपभोक्ता जो उसको खा रहा है। ठीक है, तो हिरण उसको खा गई तो वो प्रथम उपभोक्ता है। ठीक है, अब समझे आप, हिरण को शेर खा गया तो शेर क्या है? तो शेर हो गया द्वितीय उपभोक्ता। सिंपल सी बात है। अगर शेर को भी कोई और मतलब जानवर खा रहा है तो वो तृतीय उपभोक्ता हो गया। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मांसाहारी कितने? मतलब दो उपभोक्ता हो सकते हैं मांसाहारी में। वैसे चतुर्थ उपभोक्ता भी आप बना सकते हैं, पंचम उपभोक्ता भी हो जाएगा, पर आपको दो याद रखना है, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, ये मांसाहारी है। शाकाहारी प्रथम उपभोक्ता है। ठीक है, मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता है, और तृतीय उपभोक्ता है जो दूसरे द्वितीय उपभोक्ता वाले मांसाहारी को खाता है, वो तृतीय उपभोक्ता हो गया। ठीक है, इसको आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे समझो कुछ घासें होती है, ठीक है, उसको कीड़े खाते हैं, उस कीड़े को आपके मेंढक खा जाता है। ठीक है, उस मेंढक को आपके समझो सांप खा जाता है, और सांप को चील खा जाती है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आया? तो जो घास है, ठीक है, वो तो आपके उत्पादक हो गया। ठीक है, पेड़ पौधे वो तो उत्पादक हो गया। उसको किसने खाया? कीड़ों ने खाया। वो कीड़े क्या है? प्रथम उपभोक्ता हो गए। और उस कीड़े को किसने खाया? मेंढक ने खाया, वो द्वितीय उपभोक्ता हो गया। ठीक है, उस मेंढक को किसने खाया? आपके मेंढक को खाया था सांप ने खाया, तो सांप तृतीय उपभोक्ता हो गया। और ये जो पांचवा बचा इसको हम शीर्षक उपभोक्ता भी कहते हैं, जो सबसे शीर्ष में होता है, लास्ट में होता है, उसको शीर्ष उपभोक्ता भी हम कहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हो गया आपके सर्वाहारी। सर्वाहारी क्या होता है? जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही होते हैं, यानी जो पादपों, पेड़ पौधे पादपों को भी खाते हैं और साथ में जीव जंतुओं को भी खाते हैं, वो सर्वाहारी हो गया। एक और आपने नाम ये कम ही सुना होगा, परजीवी। ठीक है, परजीवी का नाम आपने कम ही सुना होगा, जिसको पैरासाइट्स भी कहते हैं। इंग्लिश में पैरासाइट्स कहते हैं परजीवी। परजीवी वो होते हैं जो किसी और के शरीर पर रहकर अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। ठीक है, अपना भोजन बनाते हैं, उसको परजीवी कहते हैं। आप एक एग्जाम्पल इससे समझ सकते हैं, आपके या फिर आपके फ्रेंड्स के, आपने कभी देखा होगा जूं हो जाती है। ठीक है, बालों में क्या हो जाती है? जूं हो जाती है। अगर बाल है आपके तो जूं हो जाएगी। ठीक है, और बहुत से के नहीं होती जूं, पर किसी के आगे आपके दोस्त से पूछना उसके होगी। तो किसी ना किसी के आपने जूं हमेशा देखी होगी, तो जूं होती है। ठीक है ना, अब वो जूं अपना भोजन कैसे बनाती है? तो वो खून चूस के बना रही है। ठीक है, अपने माथे में रहती है और खून चूस कर वो भोजन बनाती है। ठीक है ना, तो वो अपना भोजन उससे बना रही है, तो उसको मांसाहारी में नहीं रखते हैं। ठीक है, वो खून चूसती है, उसको मांसाहारी में नहीं रखते हैं, पर उसको हम किस में रखते हैं? तो उसको परजीवी में रखते हैं। ठीक है ना, जो किसी और के शरीर पर रहकर अपना भोजन का आपूर्ति करती है। ठीक है, उसको परजीवी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जैव अपघटक को आप समझें। जैव अपघटक क्या होते हैं? ठीक है, वे सूक्ष्म जीव। अब देखो, जैव अपघटक में क्या आएगा? जैसे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या होता है, किसी मृत शरीर, कोई मृत शरीर है या जंतु का मृत शरीर है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उपस्थित कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, वो जो कार्बनिक यौगिक है ना, उसको सरल यौगिक और तत्वों के अंदर बदल देते हैं। जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जो मरे हुए जंतु हैं, मानव है, ठीक है, उनको क्या करते हैं, वो उनमें जो कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, उसके जो अपघटक, उसको अपघटन करके उनको सरल यौगिक और तत्वों में बदल देते हैं, सरल कर देते हैं। ठीक है, उनको टुकड़ों में तोड़ देते हैं अलग अलग। ठीक है, फिर वे जो सरल यौगिक और तत्व है वे पृथ्वी को पोषण का भंडार करते हैं। ठीक है ना, जैसे समझो आप कोई जंतु मरा, उसको दफना दिया गया, फिर उसके शरीर पे कीड़े आते हैं, कुछ जीव जंतु आते हैं, और वो उसके जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका अपघटन करते हैं और उनको सरल यौगिक में तोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, पृथ्वी को पोषण मिलता है और वहाँ पे पेड़ पौधे उग जाते हैं। अगर आप इस्लामिक से हैं, ठीक है, आप मुसलमान हैं, तो आपको ये चीज़ पता होगी। ठीक है ना, और अगर आप मुसलमान नहीं है तो आपके मित्र होंगे कोई मुसलमान, तो उनसे जब आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या होता है। मुसलमान जैसे दफनाते हैं, ठीक है, मुर्दों को, तो उनको दफनाते हैं, तो आपको पता है कब्रिस्तान में दफनाते हैं। जब आप कब्रिस्तान देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो भी कब्र होती है उसके ऊपर बहुत सी घास उग जाती है। ठीक है, बहुत से पेड़ पौधे उग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मृत शरीर है उससे जो कार्बनिक यौगिक थे, ठीक है, उनको जब कीड़ों ने खाया, कुछ जीव जंतु ने, सूक्ष्म जीव जंतु ने खाया, तो उसको सरल यौगिक और तत्वों में तोड़ दिया, जिससे क्या होता है, पृथ्वी को पोषण मिलता है और इससे पेड़ पौधे उग जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा। तो ये पूरा जीवों का वर्गीकरण है। इसका मैं आपको एक्सप्लेन लिखा हुआ दे दूंगा। बाकी आप देखें, जीवों का वर्गीकरण हमने आपको बता दिया। अब देखें आप आहार श्रृंखला। अब हम आपको बताते हैं आहार श्रृंखला।
ठीक है, आहार श्रृंखला। तो देखें आप आहार श्रृंखला, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फूड चेन। ये भी हम बता देते हैं फूड चेन, ठीक है, फूड चेन। अब फूड चेन का मतलब है कि खाने की श्रृंखला की कौन किसको खा रहा है, कौन किसको खा रहा है, वो आहार श्रृंखला के अंदर आता है। जैसे हमने आपको अभी पहले ही उदाहरण दे दिया था इसका, तो कि जैसे घास होती है, घास फूस, उसको कोई कीड़े खा रहे हैं, ठीक है, उस कीड़े को समझो मेंढक खा गया, और उस मेंढक को आपके सांप खा गया, और उस सांप को आपके बाज खा गया, ठीक है। तो ये क्या है, पूरी ये एक आहार श्रृंखला है। और आहार श्रृंखला बहुत तरीके की हो सकती है, ठीक है। इसी से अगला टॉपिक आपकी निकलता है। आहार श्रृंखला आपको थोड़ी सी समझ में आ गया, इसमें एक छोटा सा प्रश्न है वो भी आपको बताऊंगा, पर एक और टॉपिक आप समझ लें। आहार श्रृंखला के बाद आपको आहार जाल समझना होगा, ठीक है। अब ये आहार जाल की क्या ज़रूरत हुई, आहार श्रृंखला तो समझ में आ गया हमें कि एक जानवर दूसरे को खा रहा है, एक, ठीक है, उत्पादक उपभोक्ता को, ठीक है, उत्पादक जो होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको उपभोक्ता खा जाता है, ठीक है। ऐसे चलती रहती प्रक्रिया, उपभोक्ता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वो ऐसे सब चलता रहता है, ठीक है। तो वो तो आपको समझ में आ गया, वो तो आहार श्रृंखला हो गई, फूड चेन हो गई कि कौन किसको खा रहा है। पर आहार जाल क्या है, तो आहार जाल क्यों आया ये कॉन्सेप्ट, ये इसलिए आया कि जैसे देखें आप, अब देखें आप, जैसे घास है, अब जरूरी थोड़ी घास को केवल हिरन ही खा सकती है, घास को गाय भी तो खा सकती है, ठीक है। और जरूरी थोड़ी हिरन को केवल शेर ही खा सकता है, चीता, बाघ, कुछ और भी जानवर खा सकते हैं हिरन को, ठीक है। मनुष्य भी खाता है, ठीक है, तो मनुष्य भी खा सकता है। तो अलग अलग, ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, एक जाल बन जाती है कि इसको समझो ये भी खा सकते हैं, और ये वाला जो है इसको ये भी खा सकते हैं, और फिर इसको जो है ये खा सकता है, और इसको ये खा सकता है। तो ऐसे क्या होता है कि ये आहार श्रृंखला बन जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या बन रही है, एक आहार जाल टाइप बन जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको एक बार फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो ये देखें आप, आपकी किताब का ये फ़ोटो है, तो इस फ़ोटो को देखें, अनेक आहार श्रृंखला से बना आहार जाल, ठीक है। तो ये है आपका आहार जाल, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे ये घास है, ठीक है, इसको ये चूहा खा सकता है, ठीक है, इसको भी चूहा खा सकता है, ठीक है, इसको खरगोश भी खा सकता है, इसको हिरन भी खा सकती है, ये भी खा सकता है, ठीक है, और इसको ये खा जाएगा, ठीक है। इस सांप को ये, मतलब चूहे को ये खा सकता है, चील ये भी खा सकती है, सांप भी खा सकता है, ठीक है। इसको ये खा जाते कीड़े, इसको ये खा जाता है, इसको ये खा जाएगा। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स सा एक जाल बना दिया है, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। तो आपको आहार जाल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आपको और मज़ा आएगा। तो देखें आप, जैसे समझो पेड़ था, ठीक है, एक आहार श्रृंखला ले रहा हूँ मैं, है ना। एक पेड़ था, उस पेड़ को हिरन खा लेती है, ठीक है ना। उस पेड़ को क्या है, हिरन खा लेती है। आपके एग्ज़ाम में भी पूछा गया था ये प्रश्न 2020 सीबीएसई के अंदर, ठीक है ना। आरबीएसई में नहीं पूछा, पर सीबीएसई में पूछा था। और एनसीईआरटी तो सीबीएसई में कब से थी, आरबीएसई में तो पिछले 2 सालों से ही चल रही है एनसीईआरटी, ठीक है ना। ये आरबीएसई, एनसीईआरटी, ये सभी एनसीईआरटी जिनके भी, उन सब के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और आरबीएसई हो, सीबीएसई हो, सबके लिए, एमपी बोर्ड, सबके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी आपका ही सिलेबस है, ठीक है ना। अब देखें आप, जो पेड़ है, हिरन हो गया और शेर हो गया, ठीक है, ये आहार श्रृंखला चल रही है। अब देखें, पेड़ अपना भोजन किससे बनाता है, आप सबको पता है, सूर्य, और वो जो आपके हरी पत्तियाँ होती है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, उस वजह से बना लेता है, ठीक है ना। अब देखें आप इसको अच्छे से, अब जो सूर्य की किरणें होती है, ठीक है, सूर्य की किरणें मतलब वो पत्तियों पे पड़ती है, तो उन किरणों के अंदर कितनी ऊर्जा होती है, हम एग्जाम्पल मान लेते हैं, उन किरणों के अंदर 10,000 जूल ऊर्जा होती है। अब जूल जे क्यों लिखा मैंने आपके, तो देखें आप, तो देखो जे क्यों लिखा, जूल, इसको क्या कहते हैं, जूल, ठीक है ना। तो आपको बता दें, जो ऊर्जा का मापक होता है, ठीक है, ऊर्जा जिसमें मापी जाती है उसको जूल कहते हैं। जैसे आप समझो कोई वजन नापते हो तो आप ग्राम और किलोग्राम में नापते हो ना, जिसको हम जीएम और केजी लिखते हैं, ठीक है। और आप देखें लीटर, हम लीटर पानी को लीटर इनमें मापते हैं। तो आप सबको पता होगा कि हम ऐसे अलग अलग हम मापक में मापते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जूल में ऊर्जा को मापा जाता है। तो समझो आपकी सूर्य की जो किरणें, उनमें कितनी ऊर्जा है, 10,000 जूल, ऐसे मान रहे हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लिया कि 10,000 जूल उस सूर्य से ऊर्जा निकलती है। तो आप बताओ कि पेड़ को कितनी ऊर्जा मिलती होगी, ठीक है, वो अपना भोजन बनाता है, उससे कितनी ऊर्जा उसको मिलती होगी, उन पत्तियों से, ठीक है। तो देखें आप, इसका केवल 1%, कितना, केवल 1%, आपकी किताब में भी लिखा है, आप इसको देख भी सकते हैं, बाकी हम आपको एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। 1%, ठीक है, केवल 1% जूल ऊर्जा ही उनको मिलती है। तो इसका 1% आप कैसे निकालेंगे, तो आप सबको पता है, ठीक है। आप इसमें सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे 10,000 इंटू 1/100, ठीक है। अब आप 0 से 0 कट कर देंगे, इस 0 से 0 कट कर देंगे, ठीक है ना। तो आपकी क्या बच जाएगा, 100 बच जाएगा। तो
कितने जूल ऊर्जा होगी, 100 जूल ऊर्जा, ठीक है। तो पेड़ को कितने जूल ऊर्जा मिलती है, 100 जूल ऊर्जा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम कट कर देते हैं। हाँ, तो पौधे को कितनी मिल गई, 100 जूल ऊर्जा मिल गई। अब आप देखें जो पौधा है उसको 100 जूल ऊर्जा मिली, अब उस पौधे को हिरन ने खा लिया, ठीक है, हिरन उसको खा गई, तो इसको कितने ऊर्जा मिलेगी, इसको कितने जूल ऊर्जा मिलेगी, तो 100 का भी 10% ही इसको मिलेगा, ठीक है ना, केवल 10%। तो 100 का 10% जब आप निकालेंगे तो आप सबको पता है 10 आएगा, ठीक है ना। तो 10 जूल, तो हिरन को कितनी ऊर्जा मिलेगी, 10 जूल। अब हिरन का जो 10 जूल ऊर्जा मिली उसका भी केवल 10% ही शेर को मिलेगा, ठीक है, शेर उसको खाएगा तो उसको 10% ही ऊर्जा मिलेगी। तो 10 जूल का भी 10% कितना हो गया, 1 जूल। तो शेर को कितनी ऊर्जा मिलेगी, 1 जूल मिलेगी, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल, एक प्रश्न आपको बताता हूँ, आपकी पासबुक का प्रश्न है, तो आप पासबुक में भी उसको चेक कर सकते हैं, अन्य महत्वपूर्ण में होगा तो पूछा जाता है, तो इसलिए बता रहे हैं आपको। तो देखिए आपको एक आहार श्रृंखला दे देगा, पेड़ दे देगा, यहाँ पे हिरन दे देगा, और आपको बता देगा ये आहार श्रृंखला है, ठीक है ना। ये आपको ऐसे आहार श्रृंखला दे देगा और आपसे पूछ देगा कि शेर को जब 500 जूल ऊर्जा मिलती है, ठीक है, शेर को हिरन से खाने से 500 जूल ऊर्जा मिलती है, तो बताइए पेड़ के पास कितने जूल ऊर्जा थी। तो देखो आपको शेर की ऊर्जा दे दी और आपको हिरन मतलब वो पेड़ की पूछ लेगा, तो अब आप इसको कैसे निकालेंगे, जो आपने श्रृंखला को उल्टा चलाया ना उसको आपको सीधा चला, जिसको आपने सीधा चलाया उसको उल्टा चला देना है, ठीक है। तो देखो उल्टा कैसे चलाओगे आप, ये आपको सबको पता है कि 10% है हिरन का, तो इसको आपको क्या करना है, इसको 100% करना है तो 10 से गुणा कर दो, ठीक है। 100% करना है तो सिंपल से 10 से गुणा कर दो तो 100% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप इसको आप कर देंगे 5000 हो जाएगा ये, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे x से भी मान निकाल सकते हैं अगर आप ऐसे करना चाहें, तो इतनी बेजामारी करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं x प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे 10% है तो 10/100 इज इक्वल टू 500, ठीक है। फिर आपको पता है कि 100 को आप इधर भेजेंगे और इससे गुणा कर लेंगे क्योंकि भाग में था, तो यहाँ पे आपके 50,000 हो जाएगा, ठीक है ना, 50,000 हो जाएगा। फिर 10 भाग में चला जाएगा, कट जाएगा तो 5,000 आ जाएगा। तो जो हमने लिखा वो आ गया यहाँ पे भी, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो 10 से डायरेक्ट गुणा कर दो, क्योंकि आपको तो पता ही है 10% था ये, तो 5,000 आ गया हिरन का, पर हमें तो पेड़ का चाहिए, तो इसको वापस 10 से गुणा कर दो, क्योंकि आपको भी पता है कि पेड़ से 10% ही लिया है हिरन ने ऊर्जा, तो वापस इसका अपन ने ले लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5,000 की जगह यहाँ पे आपके आ जाएगा 50,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50,000, तो 50,000 जूल, पेड़ के पास कितनी ऊर्जा थी 50,000 जूल, तभी तो 10% इसको दिया तो 5,000 जूल हुई, इसको 10% दिया तो 500 जूल हुई, ठीक है ना, शेर के पास। तो ऐसे आपके ये श्रृंखला चलती है ऊर्जा की भी। तो जो शुरुआती स्तर होते हैं उनमें ऊर्जा ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे स्तर चेंज होते होते ऊर्जा का स्रोत भी कम होता है, ऊर्जा भी कम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब आगे आपका अगला टॉपिक दे रखा है, हमने देखो आहार श्रृंखला आहार जाल भी देख लिया, अब हम चल रहे हैं जैव आवर्धन पर, ठीक है ना, उसके प्रश्न भी हमने कर लिए थे। अब जैव आवर्धन देखें आप, तो अगला टॉपिक है आपके जैव आवर्धन। अभी हम केवल समझ रहे हैं, नोट्स अभी आपको दे देंगे जैव आवर्धन, ठीक है ना। तो जैव आवर्धन इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में भी आपको बताता हूँ, इससे आपको इजीली समझ में आएगा। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब मैं आपको इसका ऐसा एग्जांपल लूँगा कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक ही समझ में आ जाएगा, और बाकी आपको परिभाषाएं तो किताब में मिल जाएगी और नोट्स में भी आपको बता देंगे। तो देखिए आप, जैव आवर्धन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आवर्धन को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है आप सबको पता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, आपने देखा होगा इस प्रकार का एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ठीक है ना। ऐसा आपका एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिसकी मदद से आप किसी भी छोटी चीज़ को आप बड़ा देख सकते हैं, ठीक है। उसमें बड़ी बड़ी दिखती है वो छोटी सी चीज़, इतनी चीज़ इतनी बड़ी दिख जाएगी, तो ये आपने देखा होगा। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, जैव आवर्धन का मतलब क्या है। तो देखें आप, जैसे समझें कि यहाँ पे फसलें उगाई जाती है, ठीक है ना, यहाँ पे फसलें उगाई जाती है, तो उस फसलें के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, केमिकल मिला देते हैं ताकि फसलें ज़्यादा मिले, तो कुछ अलग ही प्रकार की केमिकल्स मिला दिए, ठीक है। आपकी किताब के अंदर केमिकल नहीं लिखा हुआ है, कुछ और शब्द लिखा हुआ है, तो उसको आप देख लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं शब्द, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट आप समझे, तो इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट को सिंपल करने के लिए यहाँ पे केमिकल का नाम मैं ले रहा हूँ। तो कुछ केमिकल मिला दिए, ठीक है। अब समझो बारिश आई,
बारिश तेज़ बारिश आ गई तो इससे क्या होगा, ये केमिकल और ये बहते बहते जो आपके मिट्टी के साथ बहते बहते किसी नदियों में चला गया, ठीक है ना, नदी के अंदर ही वो सारे केमिकल्स ये सब चले गए। अब समझे आप कि अब केमिकल की वैसे तो ऐसे मात्रा नहीं होती, ग्राम इसमें नहीं मापते हैं, पर फिर भी हम मान लेते कोई ऐसा मतलब अलग ही हम मान लेते कुछ भी, ठीक है, कुछ भी था तो उसको हम मान लेते हैं। वैसे केमिकल की कोई भी मात्रा नहीं होती, मैं पहले ही बता रहा हूँ, पर फिर भी हम मान लेते हैं 1 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम हमने कुछ भी मान लिया, कुछ भी केमिकल है 1 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम केमिकल है, तो 1 ग्राम केमिकल को एक छोटी मछली आई और वो खा गई, ठीक है। तो उसके पास उसके अंदर कितना 1 ग्राम केमिकल चला गया जो खराब केमिकल है, ठीक है, जो बहुत ही नुकसानदायक है, ठीक है, वो उसके अंदर चला गया। पर 1 ग्राम में कम है, तो ऐसी जो 100 मछलियाँ हैं और 100 ही मछलियों ने, उस छोटी छोटी 100 मछलियों ने उसको खाया, तो सबके पास 1 1 ग्राम क्या हो गया, केमिकल आ गया, ठीक है ना। अब समझो उन 100 छोटी छोटी मछलियों को एक बड़ी मछली खा गई, तो उसके पास कितने ग्राम केमिकल हो गया, कितने ग्राम हो गया, तो 100 ग्राम हो गया, क्योंकि 100 मछलियों को खा गई, 1 1 ग्राम सब में था तो 100 ग्राम हो गया। तो उसके लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। अब समझो ऐसी जो 100 ग्राम वाली मछलियाँ थी जो 100 ग्राम केमिकल खा गई, ऐसी मछलियों को एक शार्क आई बड़ी सी और वो खा गई, ठीक है, वो शार्क उसको खा गई तो 10 को खा गई समझो, ठीक है, 10 को खा गई तो उसके पास कितना हो गया, 100 सब में था तो 1000 हो गया, तो 1 kg मान लेते हैं हम, ठीक है। तो 1 किलो उसके पास केमिकल उसने खा लिया, ठीक है, तो एक केमिकल उसके अंदर भर गया, तो वो कितना ज़्यादा उसके लिए हानिकारक है। तो ऐसे क्या हो रहा है, ये मैग्नीफाइन हो रहा है। अब इसको भी कोई और खा गया तो समझो ऐसे 10 को खा गया तो उसके पास तो 10 kg हो जाएगा, ठीक है, तो 10 किलो हो गया तो कितना ज़्यादा नुकसानदायक। तो ऐसे ऐसे मैग्नीफाइन हो रहा है, आपने देखा ना कैसे छोटे से एक से बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, वो साइज़ बढ़ती जा रही है, वो केमिकल बढ़ता जा रहा है, तो कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो जैव आवर्धन इसको ही कहते हैं, जैव आवर्धन, इससे आप समझ गए होंगे, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अगला टॉपिक हम देखते हैं, अभी हम समझ ही रहे हैं केवल, तो अगला टॉपिक देखें, ओजोन परत। ये मुझे पता है कि आप सबको परेशान करता है टॉपिक, पर मैं इसमें अभी बहुत ईजी कर दूंगा, और आपके वैसे ज़्यादा भी नहीं है ओजोन परत में, सिंपल चीज़ें आपको समझनी है। तो देखें आप, ओजोन परत अब क्या होती है ओजोन परत। तो देखें, ओजोन परत को समझने से पहले आपको एक चीज़ को समझना होगा, उसको हम समझा दें तो उससे आपको ओजोन परत को समझने में आसानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ये आपके सूर्य है, ठीक है, ये आपके सूर्य हैं, ठीक है। अब देखें आप, सूर्य से किरणें निकलती हैं, ठीक है ना, इस किरण को कहते हैं, अब कुछ किरणें ऐसी होती है जो बहुत हानिकारक होती है, अलग अलग प्रकार की किरणें होती है, उसमें से होती है पराबैंगनी किरणें। क्या होती है, पराबैंगनी किरण, ठीक है। तो ये इससे क्या निकल रही है, सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकल रही है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसको इजी लिखना हो तो यूवी रेज भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, यूवी रेज भी हम लिख सकते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज इसको कहते हैं, ठीक है। तो पराबैंगनी किरणें हैं, तो आगे देखते हैं, ठीक है, पराबैंगनी किरणें निकलती है। तो अब देखें आप, अब जो पराबैंगनी किरणें निकली, अब वो वायुमंडल में मिलेगी, तो वायुमंडल में समझो O2 भी है, ठीक है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, तो O2 है, ठीक है। तो O2 से जब वो मिली तो वो उसको दो टुकड़ों में तोड़ देगी, ठीक है ना। क्या तो कौन तोड़ देगी, यूवी रेज, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वापस, यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी पराबैंगनी किरणें, ठीक है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें उसको दो भागों में तोड़ देगी, O+O, ठीक है। तो इस तरीके से उसको तोड़ देगी। अब जो O बचा, ठीक है, एक जो यौगिक तत्व आप कह सकते हैं, तो वो जो आपके बचा, ठीक है, अब वो क्या करेगा, किसी और से अभिक्रिया करने की कोशिश करेगा, किसी और से जुड़ने की कोशिश करेगा। तो O अगर समझो किसी और ऑक्सीजन से जुड़ गया, O2 से जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या बना लेगा, O3 बना लेगा। और O3 जो बनता है उसको जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, या फिर पराबैंगनी किरणें जब डायरेक्ट हमारे शरीर पे पड़ती है, तो उससे क्या हो सकता है पता है, उससे बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है जिसको कहते हैं त्वचा का कैंसर। क्या हो सकता है, त्वचा का कैंसर, याद रखें आप, त्वचा का कैंसर हो सकता है हमें। जो त्वचा पे हमारे जो शरीर की त्वचा होती है, स्किन होती है, उस पर जो अलग प्रकार के ऐसे बन जाते हैं ना, और फिर उससे कैंसर हो जाता है, और वो बहुत जानलेवा बीमारी है ये। तो त्वचा का कैंसर हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। तो त्वचा का कैंसर हो सकता है, तो कितनी बड़ी समस्या है ये पराबैंगनी किरणें, ठीक है ना। तो ओजोन परत क्या करता है कि जैसे समझो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये बहुत बड़ा सूर्य होता है, आप सबको पता है, बस हमें बहुत छोटा दिखता है क्योंकि हम पृथ्वी पे हैं, ठीक है, वो बहुत दूर है अपने से इसलिए, बाकी पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूर्य है, ठीक है। तो समझो ये सूर्य है और इसकी जो किरणें आती है, तो इसको समझो यहाँ पे एक परत है, ठीक है, इनमें एक परत है जो आपके वायुमंडल के अंदर है, ठीक है ना, वो परत बना रखी है, जिससे क्या होता है जो आपके पराबैंगनी किरणें आती है उसको रोक देती है वहाँ पे,
ठीक है, या फिर उसको टेढ़ा तोड़ देती है, ठीक है, आपके डायरेक्ट पड़ने नहीं देती है पृथ्वी पर। तो ओजोन परत क्या है? तो ओजोन परत को आप बता सकते हैं जो पराबैंगनी किरणें आती है, ठीक है, जो पराबैंगनी किरणें होती है उसको रोकने का काम करती है, उससे हमें हमारी सुरक्षा करने का काम ओजोन परत करती है, ठीक है। तो ओजोन परत पराबैंगनी सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ठीक है। और पराबैंगनी किरणें बहुत हानिकारक होती है, या आप बता सकते हैं जिससे त्वचा का कैंसर हो सकता है, जो मैंने आपको बताया था कि O2 जो होता है उसको दो भागों में तोड़ देती है, O+O, ठीक है, और फिर जो O बचता है वो किसी और से करता है अभिक्रिया, ठीक है, तो वो O2 से जुड़ता है तो O3 बना देता है, जिससे त्वचा का कैंसर हो सकता है। ये सब आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप देखें, एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जैसे समझो हम देख लेते हैं, ये ओजोन परत की मोटाई है, समझो, ठीक है, ये जो है ओजोन परत की मोटाई है, ठीक है। इस मोटाई को अब देखो, ओजोन परत को किस में मापते हैं? तो इसको मापते हैं डॉप्सन में। किस में मापते हैं? डॉप्सन, ठीक है। इसको डॉप्सन मत समझ लेना, कुत्ते का बच्चा नहीं है, डॉप्सन, ठीक है, डॉप्सन यूनिट। तो इसको डॉप्सन यूनिट में मापते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ऐसा देखा गया, साइंटिस्ट ने एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 300 डॉप्सन यूनिट, ठीक है, 300 डॉप्सन जो यूनिट थी ना, उतनी हमारी जो ओजोन परत थी, ठीक है। और वो क्या हुआ, थोड़े समय बाद हमने जब साइंटिस्टों ने देखा तो 100 डॉप्सन यूनिट ही बच गई, केवल 100 डॉप्सन यूनिट ही बच गई, और 200 नष्ट हो गई। तो उन्होंने देखा ये नष्ट क्यों हो रही है, तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी लेना कोशिश करी, ठीक है। जब जानकारी मिली उनको, तो उनको समझ में आया, तो उन्होंने देखा जो CFC है, CFC क्या होता है आप सबको फुल फॉर्म पता होगी, इंग्लिश में मैं आपके लिख देता हूँ एक बार, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, बाकी आपको नोट्स में मिल ही जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC जो गैस होती है ना, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, और ये जो CFC गैस होती है ये ओजोन परत को क्षति पहुंचा रही है, ठीक है, ओजोन परत को क्षति पहुंचा रही है, ऐसा उन्होंने देखा कि ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्षति पहुंचा रही है। अब देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस किस जगह पे होती है? वैसे तो ज़्यादातर ये ठंडी चीज़ों पे होती है, जैसे देखें आप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे AC हो गया, ठीक है, आपके घर में AC होगा या फिर किसी और के अपने मित्र के घर में AC होगा, तो उससे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, फ्रिज से निकलती है, ठीक है ना, जो आपका फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया,